हिंदू मुस्लिम की प्रॉब्लम्स हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और कुछ लोगों को तो ये भी मानना है कि अगर भारत में ये प्रॉब्लम ना होती तो भारत बहुत आगे होता। आसपास किसी से भी पूछो, किसी को एग्जैक्टली ये नहीं पता कि ये प्रॉब्लम है क्यों। सबको बस ऊपर ऊपर से पता है कि मुसलमान भारत में आए थे और जब से ये यहीं रह रहे हैं। The Islamic conquest of India as one of the bloodiest stories of human history. हमें स्टार्टिंग से बताया जाता है कि हमारे जो हिंदू राजा होते थे वो बहुत पावरफुल होते थे, बट उसके बाद भी मुस्लिम्स ने भारत पे इतने लंबे टाइम तक राज कैसे कर लिया। लोग कहते हैं कि मुस्लिम्स ने भारत में कंपैरेटिवली अच्छा ज्यादा किया है। Many people argue that the Mughals did more good than harm, pointing to their contributions in architecture, administration, and the cultural richness they left behind. कैसा था ताई बता रहे हैं आप उसको? जिस अखंड भारत की बात करते हो वो अखंड भारत तो औरंगजेब के जमाने में ही था। इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे और अगर आपके साथ कोई डिबेट भी करेगा तो आपके पास हर चीज का फैक्ट्स के साथ जवाब होगा। तो शुरू करने से पहले एक बार ये देखते हैं कि जब मुस्लिम्स ने भारत पे अटैक किया तो उससे पहले भारत दिखता कैसा था। तो जैसा कि हम सबको पता है कि उस टाइम पे भारत एक कंट्री नहीं था बल्कि अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। तो भारत का ये मैप ईयर 600 का है। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि कौन सी रियासत कहाँ पे है, बट हम अभी यहाँ इस एरिया सिंध की बात करेंगे। तो उस टाइम पे यहाँ हिंदू किंग्स का रूल हुआ करता था और सिंध को गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। और उसी टाइम ईयर 610 में मोहम्मद प्रोफिट ने इस्लाम को शुरू करके ईयर 622 से ईयर 632 तक इस्लाम को इन एरियाज तक स्प्रेड कर दिया था, जिसके बाद मुस्लिम्स में खलीफत सिस्टम चलता है। आप इसे ऐसे समझिए कि कैलिफेट तो इनका राज्य हो गया, जैसे हमारे यहाँ इनकी दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर था, और कैलिफ उनका रूलर हो गया। तो जब भी मैं कैलिफ कहूँ तो आप समझ जाइएगा कि मैं अरब के किसी कैलिफेट के किसी भी रूलर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद रशुद्दीन कैलिफेट के अंडर ईयर 632 से 661 तक इस्लाम यहाँ इन एरियाज तक स्प्रेड हो जाता है। और फिर आता है उमायद कैलिफेट जो वहां से भी आगे बढ़कर इस्लाम को यहाँ इस एरिया तक ले आता है। तो बेसिकली ईयर 622 से शुरू होके ईयर 700 तक मुस्लिम्स इन एरियाज में रूल कर रहे थे, जिसके बाद इनकी नजर भारत के सिंध पर पड़ती है। जिसके बाद ईयर 711 में ये सिंध पे भी अटैक करते हैं। ये आगे आएगा बस, क्योंकि ईयर 711 में मुस्लिम्स का भारत पे फर्स्ट अटैक नहीं था। मुस्लिम्स का भारत पे फर्स्ट अटैक था। तो फर्स्ट टाइम अरब्स भारत पर अटैक करते हैं ईयर 634 में, जब उमर रशुद्दीन कैलिफ को रूल कर रहा था और ये उमर इस्लामिक मोहम्मद प्रोफिट का फादर इन लॉ भी था। अल-बल्लादूरी के अकॉर्डिंग उस्मान जो उमर के अंडर गवर्नर था वो बिना उमर के ऑर्डर्स के भारत में 2 अटैक्स करा देता है। और ये अल-बल्लादूरी एक मुस्लिम राइटर था जो उस टाइम के सारे इवेंट्स रिकॉर्ड करता था। पहला अटैक कराता है थाने और बरूच में और दूसरा देबाल में, बट इन अटैक्स में वो फेल हो जाते हैं, जिस वजह से मुस्लिम आर्मी को वापस जाना पड़ता है। बट उसने ये अटैक अरेबियन ट्रेड को सेफगार्ड करने के लिए किया था। अभी तक उनका मोटिव भारत को इन्वेड करने का नहीं था। बट उसके 7 साल बाद ईयर 641 में उस टाइम मकरान का एरिया सिंध के अंडर था, जिसके राजा चच थे, जिसपे अरब्स अटैक करके अपने अंडर कर लेते हैं। जिसके बाद ईयर 664 में मुस्लिम्स भारत पे दोबारा अटैक करते हैं, जिसमें जाट्स के साथ क्लैश होने पे जाट्स ने मुस्लिम्स को बहुत बुरी तरह हरा दिया था, जिसके बाद ये 20 साल तक भारत में दोबारा नहीं आ पाए थे। अब अरब्स ने 60 साल तक ईयर 634 से 700 तक काफी अटैक्स किए, जिसमें वो ज्यादातर हार गए और इनके काफी कमांडर्स की डेथ भी हो गई थी और कुछ में ये जीत भी गए थे, जैसे मकरान वाला बताया मैंने आपको। बट 60 साल तक लगातार अटैक करने के बाद भी अभी तक भारत में ये कोई बड़ा एरिया कैप्चर नहीं कर पाए थे। और उसी टाइम पे इनके बीच में भी सिविल वॉर चल रही थी, जिसके चलते ईयर 694 में अल हज्जज को इराक की गवर्नरशिप मिल गई थी। अब ये हज्जज इस बात का बदला लेने के लिए कि कैसे वो एक के बाद एक देश को झुका रहे हैं, वहां ये भारत के एक छोटे से एरिया सिंध में भी नहीं घुस पा रहे थे, इसलिए वो भारत में लगातार 3 अटैक्स करा देता है। पहला अटैक कराता है 708 में, दूसरा 710 में और तीसरा 711 में, जिसमें पहले 2 अटैक्स में जय सिंह जो राजा दहीर के सन थे और राजा दहीर जो राजा चच के सन थे वो इनको बुरी तरह हरा देते हैं, जिस वजह से मुस्लिम आर्मी को वापस जाना पड़ता है। पर उसके बाद भी अल हज्जज कैलिफ से 3rd अटैक की परमिशन मांगता है, जिसका रिप्लाई आता है जितनी बार भी हमारी आर्मी अटैक के लिए जाती है तो काफी मुसलमान मारे जाते हैं, तो हमें अटैक्स रोक देने चाहिए। बट हज्जज कैलिफ के मना करने के बाद भी अपनी हार का बदला लेने के लिए अपने कजन एंड सन इन लॉ मोहम्मद बिन कासिम को बहुत बड़ी आर्मी का कमांडर बना के ईयर 711 में
भारत पे अटैक करने के लिए भेज देता है। और बीच में मोहम्मद हारून ने भी अपनी आर्मी के साथ कासिम को ज्वाइन कर लिया था, तो वो दोनों मिलकर सिंध पे अटैक करते हैं। बट डॉक्टर मिश्रा के अकॉर्डिंग इतनी सारी मिलिट्री प्रिपरेशंस के बाद भी कासिम का सिंध में जीतना बहुत मुश्किल था। बट जब लड़ाई चल रही थी तो वहाँ के लोकल बुद्धिस्ट और वेस्टर्न जाट्स ने कासिम को ज्वाइन कर लिया था और सिंध की साइड से राजा दहीर की सेना और वेस्टर्न जाट्स लड़ रहे थे। अकॉर्डिंग टू चचनामा इस लड़ाई में मुस्लिम्स ऑलमोस्ट हारने ही वाले थे, क्योंकि लोकल आर्मी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। बट राजा दहीर के वॉर एलिफेंट को चोट लगने की वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद भी वो लड़ ही रहे थे कि एक तीर आके उनके गले में लग जाता है, जिस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और वहां से जीतने के बाद कासिम मुल्तान में एंटर करता है, जो सिंध में ही है। एंड वहां जाने के बाद उसको सन टेम्पल में इतना गोल्ड मिलता है कि मुल्तान का नाम ही सिटी ऑफ गोल्ड पड़ जाता है। राजा दहीर की फर्स्ट वाइफ वो तो जोहर कर लेती है, बट सेकंड वाइफ को कासिम अपने पास स्लेव बना के रख लेता है और उनकी दो डॉटर सूर्या देवी और प्रेमला देवी को इराक भेज देता है कैलिफ के पास एज अ गिफ्ट। बट उन दोनों को इराक भेजना ही कासिम की मौत का कारण बन जाता है। तो होता क्या है कि इतने में सूर्या देवी और उसकी बहन कैलिफ के पास पहुंचती है। वहां का कैलिफ चेंज होकर सुलेमान बन चुका होता है। सूर्या देवी कासिम से बदला लेने के लिए और लाइफ टाइम सेक्स स्लेव बनने से बचने के लिए सुलेमान से झूठ बोल देती है कि कासिम ने उनका रेप किया है और वो उनके लिए प्योर नहीं है, जिसको सुन के सुलेमान को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कासिम को लेदर के बॉक्स में बंद करवा के इराक मंगवा लेता है। बट इराक पहुंचने तक कासिम की सफोकेशन की वजह से रास्ते में ही डेथ हो जाती है। सच्चाई का पता लगने के बाद सुलेमान को बहुत दुख होता है और वो सूर्य देवी और प्रेमला देवी को भी मरवा देता है। तो 70 साल तक लगातार अटैक करने के बाद मुस्लिम्स भारत में पहली बार कोई बड़ा एरिया जीतते हैं, जिसमें सिंध का एरिया उनके अंडर चला जाता है। पता है, मैं पहले सोचता था कि भारत के इतना अमीर होने के बाद भी हमेशा मुस्लिम आर्मी ही की बड़ी होती थी, और भारत के राजा इतनी बैटल्स जीतने के बाद भी एक एरिया हारते ही अपने हाथ से वो हारा हुआ एरिया परमानेंटली कैसे खो देते थे। तो सबसे बड़ा रीजन मुझे ये लगा कि मुस्लिम्स चाहे छोटा सा एरिया जीत जाएं, उसके बाद फाइनल बैटल हार जाएं, वो उस जीते हुए एरिया को लूटते तो थे ही, बट उसके साथ साथ वो उस एरिया को पूरा तबाह कर देते थे। बड़े लोगों को मार देते थे, बच्चों और औरतों को अपने साथ स्लेव बना के ले जाते थे, ताकि वो एरिया कभी उठ ही ना पाए इन पे दोबारा अटैक करने के लिए। और ऐसा ही कुछ इन्होंने सिंध में किया। चचनाम, अलबल्लादूरी और काफ़ी हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग कासिम ने सिंध में तबाही मचा दी थी। हज़ारों लोगों को मार दिया गया, हज़ारों औरतों और बच्चों को स्लेव्स बना के अरब भेज दिया गया, मास रेप्स हुए, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवा दी गई, सन टेम्पल से इतना गोल्ड लूटा गया कि मुल्तान का नाम ही सिटी ऑफ गोल्ड रखना पड़ा। लोगों के पास बस 3 ऑप्शंस बचे थे, या तो कन्वर्ट हो जाओ, या जिजिया टैक्स दो, या मारे जाओ। जिजिया टैक्स मतलब जो दूसरे धर्म के लोग मुस्लिम्स को देते थे, ताकि मुस्लिम्स उन्हें मारे ना और ना ही फोर्सफुली कन्वर्ट करे। बेसिकली हिंदूज को सिर्फ जीने के लिए मुस्लिम्स को पैसा देना पड़ता था। भारत ने मुस्लिम्स को 70 साल तक रोक तो लिया, बट जो सिर्फ एक वॉर जीतने के बाद हुआ वो बहुत दर्दनाक था। अब इसी तरह ईयर 700 से लेके ईयर 1000 तक मुस्लिम्स के अनगिनत अटैक्स में हिंदू राजाओं ने इनको अनगिनत बार हराया और इन्हें कभी सिंध से आगे नहीं जाने दिया। बट जब ये एक बैटल जीते तो इन्होंने वो हाल किया कि भारत उस चीज से आज तक उभर नहीं पाया है। ईयर 712 में सिंध जीतने के बाद अरब 725 से 743 तक काफी अटैक्स करते हैं, क्योंकि एक तो इनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ गया था और दूसरा इनको सिंध से पैसा बहुत मिल गया था। इस वजह से ये भारत को आगे कॉन्कर करना चाहते थे। कासिम की डेथ के बाद कैलिफ अल जुनैद को सिंध का नया गवर्नर बना देते हैं। अब होता क्या है, ईयर 725 में चित्तौड़ पे मौर्यास का रूल था और उसी टाइम पे अरब चित्तौड़ पे अटैक करके चित्तौड़ को अपने अंडर कर लेते हैं। अब मैं आपको चित्तौड़ के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चित्तौड़ को वापस लेने के लिए यहाँ पे काफी बैटल्स हुई थी, ये भी आगे आएगा बस। अब यहाँ से अलग अल जुनैद कश्मीर पे भी अटैक करता है, लेकिन वहाँ के राजा ललित आदित्य उनको हरा कर वहाँ से भगा देते हैं। ईयर 726 में कैलिफ अननोन रीजंस की वजह से अल जुनैद को रिप्लेस करके तमीम को गवर्नर बना देता है। बट कुछ सोर्सेज का ये भी कहना है कि जुनैद इनमें से ही किसी लड़ाई में मारा गया था, इस वजह से उसे रिप्लेस करना पड़ा था। जिसके बाद मेवाड़ के राजा बप्पा रावल, गुज्जर प्रतिहारा से नागभट्टा एंड अवली जनचर्या पुलकेशिन ऑफ चालुक्य अरब्स पे अटैक कर देते हैं और चित्तौड़ से वापस ले लेते हैं। और उसी टाइम पे काफी बैटल्स हुई थी, जिन्हें बैटल्स ऑफ राजस्थान के नाम से भी जाना जाता है। अब ये ईयर 731 तक चलता है, जिसमें अरब्स अपनी काफी नई टेरिटरीज और सिंध के कुछ पार्ट से अपना रूल खो देते हैं और इन्हीं किसी फाइट में तमीम भी मारा जाता है। फिर ईयर 731 में कैलिफ एक और गवर्नर अपॉइंट करता है, जिसका नाम अल हकम होता है। अब ये अल हकम सिंध के काफी एरियाज को दोबारा अपने अंडर कर लेता है और ईयर 737 में अरब से आर्मी बुला के भारत पे दोबारा अटैक करता है, जहां जहां जुनैद और तमीम ने किए थे। ईयर 739 में अपनी जनचर्या पुलकेशिन आगे बढ़ती हुई अरब आर्मी को नफसरी के एरिया में बहुत बुरी तरह हरा देते हैं। इस अटैक की वजह से अरब आर्मी को बहुत नुकसान हुआ था, क्योंकि इस बैटल में काफी मुसलमान मारे गए थे। उसी टाइम पे किंग बप्पा रावल ने भी अरब आर्मी को खत्म कर दिया था और इनको चित्तौड़ से भगा दिया था। हकम के साथ भी वही हुआ जो इनके बाकी गवर्नर के साथ हुआ था। ईयर 740 में वो भी किसी हिंदू राजा के हाथों मारा गया। ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अपने एरिया में भी गड़बड़ करते रहते थे। ईयर 750 में अल सफा उमैयद कैलिफेट को हटा के
खुद पूरे अरब रीजन पे अब्बासिद कैलिफेट शुरू कर देता है और वहाँ के सारे उमैयद को मारने के ऑर्डर्स दे देता है और उमैयद की बची हुई फैमिली को भी जलवा देता है। अब ये नया कैलिफ ईयर 776 में एक और नेवी अटैक कर देता है सेंधवी पे, बट सेंधवा फिर से अगूका वन, जो सेंधवा के रूलर और नेवी फ्लीट के कमांडर थे, उनकी कमांड के अंडर अरब आर्मी को फिर से हरा देते हैं। इस हार के बाद अब्बासिद कैलिफेट के कैलिफ भारत को कॉन्कर करने का ख्याल ही छोड़ देते हैं। वैसे तो इसके बाद भी ये काफी अटैक्स करते हैं भारत पे, बट इनके हाथ में कुछ खास आता नहीं है और ये हार इनके लिए बहुत शर्मनाक थी, क्योंकि जो मुसलमान 50 साल में आज के स्पेन से मकरान तक पहुंच गए थे, उसी आर्मी को भारत के अंदर लगातार 300 साल तक अटैक करने के बाद भी मुल्तान और मंसूरा के अलावा हाथ में कुछ नहीं लगता। बट यहाँ चीजें खत्म नहीं होती बल्कि शुरू होती हैं। वैसे तो अब्बासिद कैलिफेट धीरे धीरे खत्म हो रहा था, बट उसी एरिया में एक और एम्पायर बड़ा हो रहा था जो भारत का वो हाल करने वाला था जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो यहाँ इस एरिया में समनिद में स्लेव गार्ड हुआ करता था अल्पतिगिन, जो ईयर 961 में समनिद के रूलर की डेथ के बाद गजना जाके वहाँ के रूलर लविक के गजना को कंट्रोल में ले लेता है। ईयर 963 में उसकी भी डेथ हो जाती है, जिसके बाद बिलगेतिगिन गजना का नया रूलर बनता है। अब मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी वजह से गजनविच की नजर भारत पे पड़ती है। अब होता क्या है, ईयर 973 में लविक्स गजना को वापस लेने के लिए गजना पे अटैक कर देते हैं और उस अटैक में उसकी मदद हिंदू शाह के राजा जयपाल करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली लविक की आर्मी इस बैटल में हार जाती है और लविक इस फाइट में मारा जाता है। बुल्गेटिगिन के मरने के बाद सबुक्तिगिन ईयर 977 में गजना का रूलर बन जाता है और गजनविड एम्पायर शुरू कर देता है, जिसके बाद उसकी नजर हिंदू शाह पे पड़ती है। ईयर 988 में जयपाल को खबर मिलती है कि गजनविड उनकी टेरिटरी पे अटैक करने आ रहे हैं, जिसके बाद जयपाल अपनी आर्मी तैयार कर लेते हैं, बट वो इस लड़ाई में हार जाते हैं। आपने इस लड़ाई को फर्स्ट बैटल ऑफ लागमान के नाम से भी सुना होगा, जिसके बाद जयपाल को एक ट्रीटी साइन करनी पड़ती है गजनविच के ट्रिब्यूट में, और गजनविच जयपाल के कुछ कोर्ट मेंबर्स और फैमिली मेंबर्स को अपने पास रख के जयपाल को वापस भेज देते हैं अपने कुछ कमांडर्स के साथ, ताकि जयपाल उस एरिया में एज ए पपेट रूलर रूल कर सके। अब ईयर 991 में जयपाल बाकी हिंदू राजाओं के साथ मिलकर 1 लाख सोल्जर्स की आर्मी खड़ी कर लेते हैं और गजनविच पे अटैक कर देते हैं, बट इस बैटल में भी गजनविच जीत जाते हैं। अब ईयर है 997, सबुक्तिगिन की डेथ हो जाती है और नया रूलर बनता है सबुक का सन महमूद, जिसको हम महमूद ऑफ गजनी के नाम से भी जानते हैं। अब ईयर 1001 में महमूद भारत पे दोबारा अटैक करता है, जिसमें जयपाल के साथ लड़ाई होने पे जयपाल फिर से हार जाते हैं और अब की बारी जयपाल ह्यूमिलिएट होके सुसाइड कर लेते हैं एंड महमूद पेशावर से हजारों औरतों, बच्चों और जयपाल की फैमिली को गुलाम बना के ले जाता है। आपने इसे बैटल ऑफ पेशावर के नाम से भी सुना होगा और कुछ हिस्टोरियंस के हिसाब से महमूद भारत पे हर साल एक अटैक करने की प्रतिज्ञा ले लेता है और उसका मेन मोटिव भारत के पैसे को लूटना था, क्योंकि वो जहां भी जीतता था वहां अपना कमांडर बिठा के खुद वापस गजना चला जाता था। इसी वजह से वो ईयर 1997 से ईयर 1030 तक भारत पे 17 बार अटैक करता है और ईयर 1018 तक वो इन एरियाज पे अटैक करता है और एक लोहारा डायनेस्टी को छोड़ के वो इन सब जगह लूट करता है। और इतना कुछ होने के बाद अब उस जगह की बारी थी जो भारत में सबसे रिच मानी जाती थी, पैसों में भी और कल्चर में भी, मथुरा। महमूद मथुरा में अटैक करता है, जहां के राजा कुलचंद काफी टाइम तक लड़ते हैं, बट फाइनली गजनविद आर्मी जीत ही जाती है। महमूद भारत में काफी बार अटैक्स कर चुका था, उसके बाद भी हिंदू किंग्स ने कोई तैयारी नहीं की थी कि महमूद उन पे भी अटैक कर सकता है और राजा के हारने के बाद गजनविद आर्मी मथुरा में तबाही मचा देती है, हजारों लोगों को मारती है, लूटती है, हजारों बच्चों और औरतों को स्लेव बना के ले जाती है। जब महमूद मथुरा में एंटर करता है तो वो इतने बड़े और सुंदर शहर को देख के हैरान रह जाता है और भगवान वसुदेव के मंदिर के बारे में उसने खुद बोला था कि ऐसा मंदिर 100 मिलियन दिनार लगा के मोस्ट एक्सपेंसिव लेबर लेके भी 200 साल में भी नहीं बन सकता। और भी बहुत कुछ था जो ना तो महमूद ने उस टाइम पे सोचा था और ना हम आज सोच सकते हैं, और इसी वजह से उसको इतनी जलन हुई कि उसने सब कुछ तोड़ दिया, मंदिर को जला दिया। मथुरा 1 महीने तक चली और कीमती सामान महमूद अपने साथ ले गया। मथुरा के बाद 1018 में कन्नौज, मुंजवाना, आसी फोर्ट, 1019 में सिरस्वा, 1021 में ग्वालियर, कलिंजर भी अपने अंडर करने के बाद लोहारा डायनेस्टी में गजनविड्स को लड़ाई छोड़ के जाना पड़ा। 1021 में लोहारा डायनेस्टी से हारने के बाद ईयर 1025 में महमूद फिर से हमारे एक और प्राचीन मंदिर की तरफ बढ़ता है जो पैसे और कल्चर में मथुरा जितना ही अमीर था, सोमनाथ मंदिर। महमूद का भारत में 15th अटैक था जिसमें वो सेम करता है। चालुक्य आर्मी के 50,000 सोल्जर्स को मारने के बाद वो सोमनाथ मंदिर में जाता है जहाँ उसे सेम चीज दिखती है, वही पैसा, वही कल्चर, वैसे ही लोग, और उसने वहां भी वही किया। मंदिर को लूट के, लोगों को बंदी बना के मंदिर और शिवलिंग को तोड़ दिया और वहां से गजना वापस चला गया। जब उसको वहां के पुजारियों ने कहा कि मंदिर तो तुमने लूट लिया बट हमारे शिवलिंग को छोड़ दो, तो उसने कहा कि वो डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडल्स के नाम से पहचाना जाना चाहता है, ना कि वर्शिपर ऑफ आइडल्स। अब इसके बाद वो भारत में 2 अटैक्स और करता है, जिसके बाद वो मलेरिया और ट्यूबरक्लोसिस होने की वजह से ईयर 1030 में मर जाता है। 300 साल तक मुस्लिम्स को रोकने के बाद 30 साल में काफी हिंदू राज्यों का वही हाल हुआ
जो 60 साल तक रोकने के बाद सिंध का हुआ था। भारत से वो बेहद पैसा लेके गया था। सिर्फ सोमनाथ मंदिर से ही वो 20 मिलियन दिनार लेके गया था, जो आज के टाइम में 70,000 करोड़ हो गए। और इतने ही मथुरा से और बहुत कुछ बाकी सारी जगह से जहाँ गजनवीज ने अटैक किया था। साथ में लोगों को लेके गया था, शहर जला दिए थे और तबाही मचा दी थी कि भारत के लोग दोबारा उठ ही ना सके। तो आगे से अगर आपसे कोई कहे कि मुस्लिम्स ने भारत में कंपैरेटिवली अच्छा ज़्यादा किया है, तो उसे ये वीडियो दिखा देना और साथ में ये भी बता देना कि उनका कुछ म्यूज़िक या मोन्यूमेंट्स या कोई और कल्चर शेयर करना हमारे लाखों लोगों की जान, हमारे हज़ारों मंदिर, हमारे सदियों पुराने इतिहास से बढ़कर नहीं हो सकता। हमारे पूर्वजों की कुर्बानियाँ और हमारे धर्मस्थलों की बर्बादी कोई बड़ी इमारत या सुरों की धुन से भुलाए नहीं जा सकते। अब ईयर 1001 से लेके 1030 तक लगातार 30 साल तक हारने के बाद हिंदूज ईयर 1034 से लेके ईयर 1200 तक यानी 150 साल तक गजनवीड्स पे काफी अटैक करते हैं और एक दो बैटल्स छोड़ के सारी बैटल्स जीत जाते हैं और गजनवी एम्पायर को भारत में खत्म कर देते हैं। इनके हाथ में बस लाहौर का एक एरिया रह जाता है और वही इनकी नई कैपिटल भी थी। बट गजनवी एम्पायर के खत्म होते होते एक और बड़ा मुस्लिम एम्पायर खड़ा हो रहा था, जो पहले तो गजनवीड्स के अंडर ही था, बट बाद में उसने गजनवीज पे अटैक करके उनका एम्पायर अपने अंडर कर लिया, इंक्लूडिंग लाहौर। स्टार्टिंग में तो मोहम्मद गोरी मेनली मुस्लिम स्टेट्स पे अटैक करता है। ईयर 1175 में मुल्तान और उच को कॉन्कर करके ईयर 1178 में वो चालुक्य और राजपूत से फाइट करता है। इस फाइट में वो बुरी तरह हार जाता है, जिसके बाद वो अपनी कैपिटल गजना वापस चला जाता है। पर इसके बाद ईयर 1186 में लाहौर, जो उस टाइम गजनवीज के अंदर था, उसको अपने अंडर कर लेता है। वैसे तो ये पहले हिंदू किंग से बुरी तरह हार जाता है, लेकिन लाहौर में जीतने के बाद इसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिसके बाद वो ईयर 1189 में भटिंडा पे अटैक करके वहां जीत जाता है और किसी और को इंचार्ज बना देता है। बट जब ये बात पृथ्वीराज चौहान को पता चलती है कि मोहम्मद गोरी ने भटिंडा पे अटैक करके उसे अपने अंडर कर लिया है, तो वो भी अपनी बहुत बड़ी आर्मी के साथ वहां मोहम्मद गोरी पर अटैक करने के लिए चल पड़ते हैं, जिसको आपने फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के नाम से भी सुना होगा। और इस बैटल में मोहम्मद गोरी बुरी तरह हार जाता है, गोरी को भी बहुत चोट लग जाती है। बट यहाँ पे मुस्लिम राइटर्स के अकॉर्डिंग गोरी चोट लगने की वजह से बेहोश हो जाता है एंड उसकी आर्मी उसे मरा हुआ समझ के वहां से भाग जाती है एंड रात को आके उसे बैटल के एरिया से घायल हालत में वापस ले जाती है। बट हिंदू एंड जैन राइटर्स के अकॉर्डिंग पृथ्वीराज चौहान गोरी को पकड़ लेते हैं और जाने से पहले जिन राज्यों पे उसने अटैक किया था उनके राजा से माफ़ी मंगवाते हैं और उसे जाने देते हैं। बट जो भी हुआ वो मेन ये है कि फर्स्ट बैटल में मोहम्मद गोरी बुरी तरह हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान उसे छोड़ देते हैं। और ये गलती आने वाले टाइम में उनको और पूरे देश को बहुत भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि इस बेइज्जती के बाद मोहम्मद गोरी कसम खा लेता है कि जब तक वो इस बात का बदला नहीं लेगा वो अपनी वाइफ के पास नहीं जाएगा और कपड़े तक नहीं बदलेगा। अगले ही साल ईयर 1192 में गोरी फिर से पृथ्वीराज चौहान पर अटैक कर देता है, बट इस बार उसे सिर्फ जीतने से मतलब था, चाहे कैसे भी जीतना पड़े। इसलिए वो पृथ्वीराज चौहान पर रात को हमला करता है जब सब सोए हुए थे और पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लेता है। अब इसके आगे की स्टोरी भी हिंदू और मुस्लिम राइटर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग है। हिंदूज के अकॉर्डिंग पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी गई थी। ये सुन के पृथ्वीराज चौहान का एक कोर्ट मेंबर गजना गया और गौर को ट्रिक किया कि उन्हें अंधे पृथ्वीराज चौहान को तीर चलाते हुए देखना चाहिए। और परफॉर्मेंस के दौरान पृथ्वीराज चौहान गौर की आवाज सुन के गौर को तीर से मार देते हैं। और मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग पृथ्वीराज चौहान को अजमेर में कैद किया था, जहाँ पे वो अपने एक्स मिनिस्टर से अपने धनुष मांगते हैं, बट वो मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान को धनुष तो ला देता है, बट वो ये बात गौर को भी इन्फॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान को गौर मार देता है। अलग अलग राइटर्स की अलग अलग स्टोरी है। कुछ राइटर्स का तो ये भी मानना है कि गौर सेकंड बैटल में नहीं बल्कि काफी अटैक्स करने के बाद जीता था। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मोहम्मद गौर पहले बैटल हार जाता है, उसके बाद रात में धोखे से अटैक करके पृथ्वीराज चौहान को मार देता है। अब वो ईयर 1194 में गढ़वाल के राजा जयचंद पे अटैक कर देता है, जिसके बाद 1197 में उनका सारा एरिया गुरिज के अंडर चला जाता है। इन सारी बैटल्स में मोहम्मद का मेन गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक वही आर्मी को लीड कर रहा था और अपना ईस्ट साइड में बिहार बंगाल में बख्तियार खिलजी जो ऐबक के अंडर कमांडर था वो लीड कर रहा था। अब ये दो नाम मेन है क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ किया था जो आज तक भारत भूल नहीं पाया। अब जिस टाइम ऐबक दिल्ली के एरिया में गुरिड एम्पायर बढ़ा रहा था, उसी टाइम बख्तियार खिलजी बिहार में आगे बढ़ रहा था। अब ईयर 1201 में बख्तियार खिलजी बंगाल और बिहार को अपने अंडर कर लेता है एंड नालंदा यूनिवर्सिटी पे अटैक कर देता है और उसको जला भी देता है, जो कई दिन तक जलती है। वैसे तो हम स्टार्टिंग से यही सुनते आ रहे हैं कि ये काम बख्तियार खिलजी ने किया था, बट कुछ हिस्टोरियंस का ये भी कहना है कि ये काम बख्तियार खिलजी के आने से पहले ही हो गया था। बट इस बात को सपोर्ट करने के लिए मुझे कुछ खास सोर्सेज नहीं मिले। अब बख्तियार खिलजी ईयर 1203 में बंगाल को भी गुरिड एम्पायर के अंडर करते हुए आगे बढ़ता हुआ 1206 में तिब्बत पे अटैक कर देता है, जहां वो बुरी तरह हार जाता है, जिसके बाद उसके कमांडर्स को उस पर यकीन नहीं रहता और वो उसको मार देते हैं। और ईयर 1206 में ही मोहम्मद गजना वापस जा रहा था, तभी कुछ खोखार्स, ये पंजाबी ग्रुप था जो खुद को खोखार बुलाते थे, उसे रास्ते में ही मार देते हैं। अब गुरिड रूलर का मरना भारत में कोई खुशी की बात नहीं थी, क्योंकि मुसलमान अभी तक साउथ इंडिया में नहीं घुसे थे।
बट मोहम्मद मरने के बाद अपने पीछे से एक ऐसी सल्तनत छोड़ के गया जो भारत के दक्षिण भाग में घुसने वाली थी।